सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीए फाउंडेशन 20 डेज प्लेज बिजनेस लॉ की इस क्लास में, जहां पे आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट नंबर 2 दैट इज कंसिडरेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट होता है। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था। उस सेक्शन नंबर 10 में हम लोगों ने बोला था कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन सारे के सारे 10 से 11 एसेंशियल पॉइंट्स में एक पॉइंट हमारा कंसिडरेशन भी हुआ करता था, जहां पर हम लोग बोलते थे कि विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। यदि कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ ही नहीं होगा। और जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है क्या? कि वो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और जिन बच्चों ने यार मेरे से रेगुलर बैच पढ़ी है, या जिन बच्चों ने यार कहीं ना कहीं मेरा कंसिडरेशन वाला लेक्चर सुना होगा, तो उनको पता है कि जब भी कंसिडरेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं उन लोगों से मांगता हूं हाथों की 8 उंगलियां। ये 8 उंगली पे मेरा पूरा की पूरा कंसिडरेशन वाला जो टॉपिक है, वो कंसिडरेशन वाला टॉपिक यहां पर होता है खत्म। और हाथों की इन 8 उंगलियों में सबसे पहली उंगली होती है कंसिडरेशन। एडिक्वेट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड भी हो सकता है। मतलब टोटल मिलाकर अभी तक 4 उंगलियां खत्म हो चुकी है। पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड भी हो सकता है। यहां पर इन्होंने बोला है कि कंसिडरेशन जो है वो पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी हो सकता है। ये 8 डिस्कशन मुझे करने रहते हैं आपके साथ में। देखो ना, कंसिडरेशन इन कैश, कंसिडरेशन इन काइंड, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड। उसके साथ साथ मैंने आपको यहां पर क्या बोला, पास्ट कंसिडरेशन भी होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी होता है, फ्यूचर कंसिडरेशन भी होता है, एडिक्वेट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है। ये मेरे हाथों की 8 उंगलियां मुझे आपसे कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में चाहिए होती है। और यदि मेरे देश के नौजवानों में आपसे बात करूं, तो यहां पर लिखा जाता है कंसिडरेशन के लिए क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। यहां पर ऐसा नहीं बोला है कि जितना दिया गया है उतना ही लिया जाएगा। सफिशिएंट कंसिडरेशन होना चाहिए। और सफिशिएंट का मतलब यह नहीं हुआ कि पूरा की पूरा होना चाहिए। मालिक, यहां पर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? यहां पर कंसिडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, जिसको लॉ की लैंग्वेज में बोला जाता है क्विड प्रो क्यो। कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड भी हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी भी टाइप का कंसिडरेशन हो सकता है। बस होना क्या चाहिए मालिक? यहां पर कंसिडरेशन होना चाहिए। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, उस बेसिक एग्जांपल से आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी मालिक। से फॉर एग्जांपल यार, एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम के पास है मालिक एक कार, और मिस्टर राम जो है ना, वो अपनी कार सेल करना चाहते थे। और इसके लिए मिस्टर राम ने ऑफर दिया मिस्टर भानु को। मिस्टर भानु को ऑफर दिया कि हे भानु, क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में परचेज करना चाहोगे क्या? ठीक है, मिस्टर राम ने भानु को ऑफर दिया कि क्या आप मेरी कार जो है वो 5 लाख रुपए में परचेज करना चाहोगे क्या? ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला आपको पता है क्या? जब भानु को बोला कि 5 लाख रुपए में आप मेरी कार परचेज करना चाहोगे क्या, तो यहां पर यदि भानु हां करता है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भानु कि भानु को देने पड़ेंगे यहां पे 5 लाख। उसके बदले में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राम कि राम जो है वो कार की सुपुर्दगी करेगा, डिलीवरी करेगा, किसको? भानु को। तो यहां पर देखो ना यार, एक के लिए कंसिडरेशन हुआ इन कैश, मतलब मॉनिटरी फॉर्म में, और दूसरे के लिए कंसिडरेशन कैसे होगा? कंसिडरेशन होगा इन काइंड। हो सकता है यार राम और भानु दोनों दोस्त हो, तो राम ने अपनी 7 लाख रुपए की कार भानु को कितने में दे दी यार? 5 लाख में दे दी। तो यहां पर कंसिडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है यार कि मान लीजिए राम जो है वो भानु बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और चूंकि भानु बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, राम जो है ना वो भानु का क्या था मालिक? क्लाइंट था। और चूंकि राम भानु का यहां पर क्लाइंट था, तो राम ने भानु की सर्विसेज ली, और भानु का जो बिल हुआ वो 5-6 लाख रुपए के अप्रॉक्स हुआ। और भानु को ना राम की कार बड़ी पसंद आती थी। जब भी राम भानु के ऑफिस आता था, भानु उसको बोलता था, यार राम जी आपकी कार ना बड़ी सॉलिड है यार, ऐसा लगता है आपकी कार को देख के ना वो रामायण का रथ की याद आती है मालिक, इतनी जबरदस्त कार है आपकी। बोले यार जिस समय भी आपका एक कार बेचने का मन हो ना राम जी, आप मुझे बताना, डेफिनेटली आई विल बाय योर कार। अब क्या हुआ, 5-6 लाख रुपए की कंसल्टेंसी फीस का पेमेंट करना था राम को। राम ने बोला यार कंसल्टेंसी फीस का पेमेंट करने की जगह इस बार सीए साहब को मैं क्या कर देता हूं, कार ही दे देता हूं। तो राम ने क्या किया, यहां पर इस बार सीए साहब को ना कार ही दे दी।
और जब सीएस आपको कार दे दी तो यार सीएस आपको कार फीस के बदले दी, मतलब अदर देन कैश। वहां पर जो सर्विसेज प्रोवाइड करी थी हमारे भानु जी ने, वो भानु जी की सर्विसेज के बदले में राम ने उनको एज एन कंसिडरेशन क्या दे दिया, वहां पर कार दे दी। तो मालिक जो मैंने आप लोगों से 8 उंगलियां मांगी थी ना कि पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, एडिक्वेट इन एडिक्वेट दोनों हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो ये जो 8 उंगलियां मैंने आपसे मांगी है फॉर कंसिडरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे देश के नौजवानों कि कंसिडरेशन जो है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, पार्टली इन कैश भी हो सकता है, पार्टली इन काइंड भी हो सकता है, पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन है एज पर इंडियन लॉ। लेकिन यदि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो बोलते हैं मालिक हमारा जिंदगी में कोई पास्ट नहीं होता है, और उनके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का कोई भी पास्ट कंसिडरेशन नहीं होता है। वो बोलते हैं यार हमारा केवल और केवल प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, हम लोग रोते नहीं रहते हमारे पास्ट को लेके। अरे भाई कंसिडरेशन की बात हो रही है रे लाला। तो यदि उनके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो कंसिडरेशन केवल और केवल दो ही टाइप का होता है एज पर इंग्लिश लॉ। कंसिडरेशन दो ही टाइप का होता है, एक होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन और एक होता है पास्ट कंसिडरेशन। तो यहां पर आपको समझना है, और आपको पता है ये कंसिडरेशन में ना इससे ज्यादा चीज कुछ भी नहीं है। अब ना आपको पता है ये ना लॉ मेकर अननेसेसरली ना इसको स्ट्रेच करते, और स्ट्रेच करके ये बोलते कि कंसिडरेशन, जैसे मान लीजिए किसी को स्पेशल ऑफर दिया, यहां पर देखो ना भाई ध्यान से देखना, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, प्योर प्योर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ भी बातें यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पता है यहां पर राम ने भानु को स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर दिया या पर्टिकुलर ऑफर दिया है, ये जनरल ऑफर नहीं है, स्पेशल ऑफर दिया है, केवल और केवल भानु को दिया है कि आप मेरी कार 5 लाख में परचेस करना चाहोगे क्या। तो आपको पता है इस ऑफर की जो एक्सेप्टेंस है ना वो भानु की तरफ से ही आनी चाहिए। भानु ही इस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा मालिक। भानु ही इस ऑफर को क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, बिकॉज ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर और स्पेशल ऑफर है। लेकिन आपको पता है पार्टी तो वही एक्सेप्ट करेगी जिसको ऑफर दिया गया है, लेकिन इस ऑफर के लिए जो कंसिडरेशन है ना 5 लाख रुपए का, वो चाहे तो भानु यहां पर मिस्टर कृष्णा को भी बोल सकता है, भानु कृष्णा को बोल सकता है कि हे कृष्णा तुम्हें जो 5 लाख रुपए मुझे देने ना, एक काम करो मेरी जगह आप 5 लाख रुपए किसको दे दो, राम को दे दो। तो आपको पता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, थर्ड पार्टी, बट स्टिल इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। ये क्या माना जाएगा, एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मालिक कि यदि स्पेसिफिक ऑफर है तो जिस पार्टी को ऑफर दिया है एक्सेप्टेंस उसी की तरफ से होगा, जिस पार्टी को ऑफर दिया गया है एक्सेप्टेंस उसी की तरफ से होगा, लेकिन कंसिडरेशन में इंट्रोड्यूस बाय थर्ड पार्टी। यहां पर थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, कंसिडरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है, थर्ड पार्टी भी जो है वो क्या कर सकती है, कंसिडरेशन जो है वो इन्वॉल्व कर सकती है मालिक। सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर ये इतनी इतनी बातें हैं, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन। आओ एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं और हम लोग यहां पर समझते हैं कि कंसिडरेशन में यहां पर इन्होंने और क्या क्या बातें बोली गई है। तो चलिए यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने कंसिडरेशन की डेफिनेशन, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि कंसिडरेशन का जो सेक्शन होता है वो होता है दैट इज सेक्शन नंबर 2D। सेक्शन नंबर 2D होता है, ठीक है। 2D जो होता है ना वो किसको डिफाइन करता है, यहां पर वो डिफाइन करता है कंसिडरेशन को, ठीक है। और देखो ना सेक्शन नंबर 2D डिफाइंस कंसिडरेशन एज फॉलोज। हमने जो जो बातें बोली है अब वो उस बातों को यहां पर सजा के संवार के मेंशन करेगा, ठीक है ना। हम लोगों को भी एग्जाम में मार्क्स चाहिए, हम लोग भी इनके जैसे सजा संवार के ही कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिख देंगे। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, when at the desire of the promiser, promiser मतलब जिसने ऑफर दिया है, ऑफरर, द promisee और एनी अदर पर्सन मतलब थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, यहां पर प्रोमिसरी नोट इशू कर सकती है। प्रोमिसरी नोट बोल रहा, ओ भाई प्रोमिसरी नोट नहीं, कंसिडरेशन दे सकती है। हाँ वो अभी जस्ट ये इंटर वालों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा के आया ना, तो उसमें वो प्रोमिसरी नोट आया था सेक्शन नंबर 5 में। तो प्रोमिसरी नोट नहीं रे भाई, यहां पर क्या कर सकता है कि भले कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस जो है ना वो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में होगा, लेकिन कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकती है। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अरे ये वही बात बोल रही है कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग बात बोल रहे हैं, लेकिन इनके तरीके से बोल रहे हैं। आगे ने बोला सच एन एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है,
उस एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? वही माना जाएगा जो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहली चीज, कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हु विल डिसाइड द कंसिडरेशन। जनरल रूल तो ये होता है कि प्रोमिसर डिसाइड करेगा। ठीक है, जनरल रूल ये होता है मालिक कि कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा? प्रोमिसर डिसाइड करेगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा केस हुआ था, वो केस आपको ध्यान रखना है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ठीक है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का एक बहुत अच्छा केस हुआ था, ये केस आपको यहां पर रखना है ध्यान। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। भाई फिक्स करेगा प्रोमिसर, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा? कंसिडरेशन पे कौन करेगा? या तो पे करेगा प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन। जैसे हमारे यहां पे श्री कृष्णा ने भानु के बिहाफ पे क्या किया है? कंसिडरेशन पे करने का प्रॉमिस किया है। ठीक है मालिक, उसके बाद क्या बोलता है मालिक? आगे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आगे ये बोलता है, ध्यान से देखना, आगे ये बोलता है कि एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, अरे भाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी कंसिडरेशन हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कंसिडरेशन में भी वही सेम बात बोल रहा है कि पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर वो इंटरलिंक है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला पता है? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। यदि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन आपने दे दिया तो वो हो गया एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब किसी एक पार्टी को अपनी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बाकी है तो वो उस पार्टी के लिए क्या बन जाएगा? यहाँ पर कंसिडरेशन बन जाएगा कि उस पार्टी को अपनी जो भी लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशंस क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पर फुलफिल करने पड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। भाई कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला है क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन होना चाहिए समथिंग इन रिटर्न। और इस समथिंग का रिटर्न क्या मतलब? हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? बदले में कुछ तो होना चाहिए। बदले में कुछ तो होना चाहिए। तो ठीक है ना मालिक, बदले में कुछ तो होना चाहिए, हम लोग यहां पर दे देंगे ना, बदले में कुछ भी दे देंगे ना, कुछ होना चाहिए। पूरा पूरा हो, पर्याप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बस कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। जिसकी जो ड्यूटी है मालिक वो उसको परफॉर्म करना ही अपने आप में क्या माना जाता है? कंसिडरेशन माना जाता है। जिसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यदि वो उसको परफॉर्म कर देगा तो वही क्या माना जाएगा? वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोला है? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी। अरे भाई ये धोखाधड़ी वाला नहीं होना चाहिए, दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए एक्चुअल में, रियल होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये इल्यूसरी, बेकार, धोखेबाज या दिखावा करने वाला या छलाव करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोले डन सर। चलो आगे देखते हैं और आगे और समझते हैं ये क्या बोल रहा है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। यदि अनलॉफुल हुआ तो सेक्शन नंबर 23 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 23 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। बोले ठीक है सर, डन सर डन, हमको ये बात समझ में आ चुकी है। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अरे इसके लिए तो आप लोग मेरे से, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मालिक। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ना व्हाट्सएप पे आप सिर्फ ऐसा लिख के भेजना, सर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना आई विल सेंड यू वन ऑडियो क्लिप एंड ये आपके लिए जिंदगी भर ये ऑडियो क्लिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा की पूरा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो 6 से 7 मिनट, आई थिंक सो 8 मिनट की ऑडियो क्लिप में पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपको पता है इसका हेडिंग ही क्या है? यहां पर समझने की कोशिश करो ना मालिक, आप हेडिंग क्या दे रहा है? सूट बाय थर्ड पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल रूल ये होता है कि नो स्ट्रेंजर कैन फाइल्स यू इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरली कोई भी जो स्ट्रेंजर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में सूट फाइल नहीं कर सकता है। कोई भी स्ट्रेंजर यदि होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में सूट फाइल नहीं फाइल कर सकता है। नो थर्ड पर्सन या नो स्ट्रेंजर कैन फाइल सूट इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को लॉ की लैंग्वेज में बोला जाता है प्रीविटी
प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और मालिक जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखेगा जिसको प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिटेल में समझना है, वहां पर मैं उसको ये ऑडियो क्लिप दे दूंगा, उससे पूरा की पूरा ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनरल रूल क्या होता है? नो स्ट्रेंजर कैन फाइल स्यू, ये देखो लिखा हुआ है ना, थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट। ये जनरल रूल है कि एक दूसरे के ऊपर वही सूट फाइल कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, कोई भी स्ट्रेंजर या थर्ड पर्सन जो है वो वहां पर सूट फाइल नहीं कर सकता है। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट मालिक? और यदि वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो जनरल रूल तो ये कि नो स्ट्रेंजर कैन फाइल स्यू इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन समटाइम्स कभी कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन में कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर स्ट्रेंजर भी क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है। वो ऑडियो क्लिप में मैंने आपके लिए पूरा की पूरा यहां पर डिस्कशन मेंशन करके रखा हुआ है। नाउ यहां पर इन्होंने क्या बोला है? अब मालिक जनरल रूल तो ये था, क्या था आपको बताओ? जनरल रूल, जनरल रूल ये था विदाउट, ऐसा लिखते हैं ना, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, या ऐसा लिखो ना यार, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिख रहे हो? विदाउट कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। अरे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल रूल है। बट बाबा सेठ, वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो, वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो। तो सेठ आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ 5 से 7 ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर वो विदाउट कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये वैलिड एग्रीमेंट होगा और ये आगे चल के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट भी हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है कि विदाउट कंसिडरेशन भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जबकि जनरल रूल का ये एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या होता है कि विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 25 होता है मालिक इसका, और सेक्शन नंबर 25 बोलता है इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना भाई आप कॉन्ट्रैक्ट की परिकल्पना परिकाष्ठा भी नहीं कर सकते हो। अ कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी एनफोर्सिएबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर। ओह, however the Indian Contract Act contains certain exception to this rule. In the following cases the agreement though made without consideration will be valid and enforceable। ठीक है, वो एनफोर्सिएबल भी होगा और वैलिड भी होगा। सबसे पहला केस कौन सा? ये केस याद रखना है आपको, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कंडीशन टू बी फुलफिल, सेक्शन नंबर 25(1). आपको क्या करना है पता है? यदि आपका किसी से नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, अरे यार हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बोल दो, दो ब्रदर का रिलेशन बोल दो, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन बोल दो, मतलब पेरेंट्स डॉटर का रिलेशन बोल दो, पेरेंट्स सन का रिलेशन बोल दो, फादर मदर का रिलेशन बोल दो भाई। ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशन जो होते हैं ये कैसे रिलेशन होते हैं? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले होते हैं। यहां पर ये कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन को यदि आपने फुलफिल कर दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में भले ही, उस एग्रीमेंट में भले ही कंसिडरेशन ना हो, तो भी वो एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे? मालिक आपके वैलिड एग्रीमेंट माने जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी, और ये बात समझ के आपको यहां पर काफी सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात ध्यान रखना है कि विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन 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 अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, यहां पर क्या होगा कि कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आप विदाउट कंसिडरेशन के भी क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो सकते हो। ठीक है, तो वो चीज कौन सी? सबसे पहला आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और इस आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में इन्होंने क्या बोला आपको पता है क्या? इन्होंने यहां पर बोला है कि इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टीज मस्ट स्टैंड नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए, खास रिलेशनशिप होना चाहिए। भाई आपका वाला या आपकी वाली के साथ आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं माना जाता जब तक वो लीगल रिलेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। इट मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए यदि रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है ये फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो विदाउट कंसिडरेशन भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकते हो। करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कंपनसेशन फॉर
पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। यदि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो वॉलेंटरीली कोई सर्विसेज देना चाहता है, वॉलेंटरीली कोई कमिटमेंट कर रहा है सामने वाली पार्टी के साथ, तो वो जो वॉलेंटरी सर्विसेज जो देना चाहता है जो कि पास्ट में इवेंट ऑकर हुआ था, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है इस एग्जांपल नंबर 20 से आप सारी की सारी बातें समझ सकते हो। यार यदि मान लीजिए किसी ने किसी को कुछ पैसे दिए थे, या मान लीजिए क्रेडिटर डेटर था, और इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रेडिटर कि यार वो डेटर से पैसे रिकवर करने के लिए कम से कम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में एक बार तो कोशिश करे। यदि उसने एक बार भी कोशिश नहीं करी तो अब जो क्रेडिटर का राइट है ना, वो क्रेडिटर अपना राइट लैप्स कर देगा, और अब पावर में कौन आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। लेकिन डेटर बोलता है यार कि मैं वॉलेंटरीली वर्क करना चाहता हूं, यार वॉलेंटरीली मैं इसके पैसे देना चाहता हूं। इसी के साथ एक कनेक्टेड पॉइंट आता है टाइम बार डेट वाला भी। तो यार यदि मान लीजिए कोई वॉलेंटरीली वर्क करना चाहता है पास्ट सर्विसेज के लिए, या कोई टाइम बार डेट देना चाहता है, तो मालिक वहां पर भी कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन ही क्या माना जाएगा? आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन भी वो क्या माना जाएगा? मालिक वहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोले यस सर, हमको आपकी पूरी की पूरी जो बात है वो समझ में आती है। ये आ गया प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट एज इट इज, हमको यहाँ पे ये चीजें समझ में भी आ गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला? एजेंसी। जब भी हम लोग एजेंसी एग्रीमेंट करेंगे विद प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, तो उस केस में भी अंडर सेक्शन नंबर 185 कभी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कंप्लीटेड गिफ्ट, यदि यार गिफ्ट देना है तो गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होता है, गिफ्ट में कभी भी पैसे वैसे मांगे नहीं जाते हैं, ठीक है। यदि हम लोग बेलमेंट कर रहे हैं तो यार बेलमेंट का मतलब होता है मालिक, जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट में आओगे तब आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने मिलेगा, लेकिन जो बेलमेंट एग्रीमेंट होता है, जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर भी हर बार जरूरी नहीं है कि आपको कंसिडरेशन देना पड़े। और मैं तुम लोगों को बता दूं यहां पर बेलमेंट का मतलब होता है बेलमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। बेलमेंट जो होता है वो किसके लिए होता है मालिक? स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है। बेलमेंट जो होता है वो किसके लिए होता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यार मेरे पास में मान लीजिए एक बुलेट है, और यदि मान लीजिए मुझे बुलेट की सर्विसिंग करवानी है, तो मैं सर्विसिंग करवाने के लिए उसके शोरूम पे जाता हूँ, बुलेट देता हूँ, वो बुलेट वाले को, वो सर्विसिंग वाले को बोलता हूँ कि मालिक यार मेरी बुलेट की आप सर्विसिंग कर देना, ऑयल पानी चेंज कर देना, इसमें पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया वैसा उसने फॉलो किया। अब हो सकता है यार मेरे उससे बहुत अच्छे टर्म्स है, वो मेरे साथ बेलमेंट एग्रीमेंट तो कर लेगा, लेकिन वो बोलेगा साहब आपसे पैसे, अरे अरे सीएस साहब आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है यार, आप तो एक काम करना है, हमारी कंपनी है उसका रिटर्न फ्री में भर देना, उसकी एनुअल फाइलिंग फ्री में कर देना सीएस साहब, बस वो तो हो गया ना, और क्या, इनडायरेक्ट कंसिडरेशन तो हो ही गया, ठीक है। बट ठीक है, हम लोग जनरली बेलमेंट जो होता है ना, वो समटाइम्स हम लोग ग्रेशियस बेलमेंट भी करते हैं। ग्रेशियस बेलमेंट का मतलब क्या होता है? यदि एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए देता है, तो उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो होता है कि 2 दिन में रिटर्न कर देना, लेकिन वो दोस्त आपसे पैसे नहीं लेता है, तो यहां पर विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 दिन के अंदर अंदर कॉपी दे देना मालिक, ठीक है। एक होता है चैरिटी। मालिक जब भी चैरिटी करने का हमारा जो पर्पस होता है, वो पर्पस हमेशा कैसा होता है? वह पर्पस हमेशा विदाउट कंसिडरेशन वाला होता है। वहां पर किसी भी तरीके से हमारे कंसिडरेशन को अर्न करने की या पैसे वैसे अर्न करने की इंटेंशन नहीं होती है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? हमारा वैलिड 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 कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये बहुत फेमस केस था, जिस केस को मेंशन किया था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में, ठीक है मालिक। सो एकदम छोटी सी यूनिट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और न जाने क्यों यार कुछ भी बोल लो आप लोग, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लगता है सेक्शन नंबर 25 जो कि एक्सेप्शन है अपने, और उस एक्सेप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक एक्सेप्शन जो है हमारे, उस एक्सेप्शन से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, और वो एक्सेप्शन यही है जो 7 एक्सेप्शन अभी हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। जो 7 एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़े उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन था आउट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन, दूसरा था वॉलेंटरी वर्क, इसी के साथ था टाइम बार डेट, चौथे नंबर पे था एजेंसी, पांचवें नंबर पे था कंप्लीटेड गिफ्ट, छठे नंबर पे था बेलमेंट, और सातवें नंबर पे था चैरिटी। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सारा के सारा कंटेंट आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी सिंपल सी यूनिट है मालिक, एंड आई वांट कि यहाँ को इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार करके जाओ, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आना है, 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो मालिक इस यूनिट को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एक नई फ्रेश यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट विल बी योर यूनिट नंबर 3। और इस यूनिट नंबर 3 में बहुत आने वाला है आपको मजा, बिकॉज यहां पर बात होगी अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड गाइस। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है, और बहुत मेहनत करनी है, टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच।